आप जर्नलिज्म में बहुत देर से हो, तो कभी भी आपको ऐसा कोई मूवमेंट, कोई ऐसी आपको सिचुएशन लगी कि नहीं मुझे अब ये क्विट करना है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगा तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? अगर आपको लगा ऐसा कभी भी? And you are best known for your straightforwardness and you don't shy away from putting forward the truth on camera. So have you ever received any threats? हम लोग अपनी लाइफ में हीरो किनको मानते हैं? मानते हैं ना? ये सिर्फ हमें आपस में बोलने के लिए नहीं मानना है, इसको लाइफ में पूरी उम्र याद के रखना है। कई लोग कहते हैं ना, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट हीरो कौन है? ये है जी फलाना सलमान खान है। ये सलमान खान ना ही आपके घर पर आके आपको पढ़ा रहा है, ना ही आपको ये सिखा रहा है कि आपको लाइफ में कैसे डिसिप्लिन करना है। ये तो आपके टीचर सिखाते हैं, ये तो आपके फादर मदर सिखाते हैं, आपका भाई सिखाता है, बड़ा भाई बड़ी बहन। तो आपके लिए रियल लाइफ में हीरो कौन हुआ? वो हुए। तो अगर आपके पिताजी एक आईएएस ऑफिसर हैं या आपके पिताजी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, हमारे लिए हीरो कौन हुआ? हमारे फादर। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों एक लड़की है, उसने मेरे ख्याल से आईएएस किया था, और वो जब अपनी ज्वाइनिंग डाल रहे हैं तो अपने पिताजी के साथ ऑटो रिक्शा में आई थी। आई थी ना? तो मैं तो कुछ नहीं, वो तो एक इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर जो ज्वाइनिंग डालने आती है और अपने पिताजी के साथ आती है। तो मीडिया वाले सारे पूछते हैं आपको शर्म नहीं आ रही है, आपने कभी शाय फील नहीं किया? उसने कहा क्यों शाय फील कर रहा है? इसी ऑटो रिक्शा की वजह से आज मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, और उसी ऑटो रिक्शा की वजह से आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। वरना कितने सारे जर्नलिस्ट हैं, आपके स्कूल वालों ने उनको नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। तो मेरे लिए रियल लाइफ में तो मेरे फादर ही एक ऐसे हीरोइक पर्सनालिटी हुए ना। तो आपकी दूसरी वाली बात का ये जवाब है, और मैं कभी शर्म नहीं करता ये बोलने में। इसमें शर्म किस बात है? अगर मेरे पिताजी एक आईएएस अफसर होते तब भी मैं गर्व से बोलता, अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर है तब भी मेरे को गर्व है, क्योंकि इस चीज में गर्व होना चाहिए और ये गर्व की ही बात है। और मैं आप सबसे भी कहूंगा कि कभी भी अपनी लाइफ में, चाहे आपकी फैमिली मेंबर छोटे से छोटा काम करते हो या बड़े से बड़ा काम करते हो, इसमें कभी शाय फील नहीं करना। इसे हमेशा अपने लिए प्राउड फैक्टर समझना। और अगर आपके फैमिली में आपके फादर या कोई भी आपके मदर छोटा काम भी करते हैं, तो आपको उनको एक दिन बताना है कि आपने उनके कुछ छोटे से काम से इतने बड़े आदमी बने हो। तो इसलिए मुझे कभी शाय फील नहीं होता। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सभी का थैंक यू। और हरगुन और जब जी आप दोनों थे यहाँ पर, एंकर और को एंकर दोनों का बड़ी अच्छी लगी मुझे प्रेजेंटेशन। हमारे जर्नलिज्म जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, उसकी जो स्टार्टिंग फेज होती है वो यही होती है एंकरिंग। जो मैं पूरा दिन बोलता हूँ, वो जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो ये स्टार्टिंग फेज होता है। मुझे जम्मू संस्कृति स्कूल ने आज बोलने का मौका दिया आप सबके बीच में, तो प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं थैंक्स करता हूं। मुझे पता चला है कि आपका जो स्कूल है वो मीडिया स्टडीज, जिसे हम पत्रकारिता जर्नलिज्म कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें आपका पहला स्कूल है जो 8th क्लास से जो है बच्चों को इसके बारे में गाइडेंस देना शुरू हुआ है। उसके लिए मैं इस स्कूल का बड़ा आभार प्रकट करता हूं, थैंक्स करता हूं। क्योंकि आज अगर मैं पत्रकार हूं तो मैंने भी जो ये पत्रकारिता की डिग्री की है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तब की जब यूनिवर्सिटी ने ये सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, और हमारे जम्मू में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए अभी सिर्फ 5 साल हुए। जबकि अगर हम दिल्ली मुंबई की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर ये जो स्टडीज है काफी सालों से पढ़ाई जा रही है। इसीलिए आप लोग जो टीवी में जर्नलिस्ट देखते हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट कम नजर आते हैं, बाकी स्टेट्स के ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ये पढ़ाई थी।
लेकिन आप सभी बच्चे बड़े लकी हो कि आपके स्कूल में आपको 8th स्टैंडर्ड से ही जर्नलिज्म के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आप सभी ने जो थोड़ा बहुत बच्चों जो पढ़ा है, मैं किसी भी एक बच्चे से पूछना चाहूंगा कि आप जर्नलिज्म को क्या समझते हैं। कोई एक स्टूडेंट वॉलेंटरली बता दे आपको जर्नलिज्म के बारे में क्या पता है, क्या होती है जर्नलिज्म, क्या होती है पत्रकारिता। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है? चलो वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आदि। क्या? Sir, journalism means collecting information from the sources of internet and other some sources and giving it to in a market. ओके, इन्होंने जो बताया, सात्विक नाम है ना? आद्विक, थैंक यू बैठो। आद्विक ने ये बताया है कि जर्नलिज्म का मतलब होता है चीजों को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, और बड़े सारे सोर्स होते हैं उसके लिए, जिसमें इन्होंने एक नाम दिया इंटरनेट। अब इंटरनेट आज का सबसे बड़ा और पावरफुल टूल है हमारे लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का। अब जर्नलिस्टों के बारे में तो आपने सुना होगा, सभी को जर्नलिस्टों के नाम पता है, टीचर्स भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। मैं सभी से अगर पूछूं तो आप जर्नलिस्टों के नाम बताएंगे। कोई अर्नब का नाम लेगा, अर्नब गोस्वामी, कोई सुधीर चौधरी का, कोई रवीश का नाम लेगा, कोई अंजना ओम कश्यप का नाम लेगा, ठीक है, यही नाम है ना, कुछ नाम आपको भी पता है। लेकिन आप एक जर्नलिस्ट को रोजाना मिलते हो, कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन है जो आपको रोज मिलता है और वो जर्नलिस्ट भी है, लेकिन कभी टीवी पे नहीं आता, कभी रेडियो पे नहीं आता, कभी इंटरनेट पे नहीं आता, लेकिन वो एक जर्नलिस्ट है जो आपको रोज मिलता है, टीचर। अब वो टीचर किस तरह से जर्नलिस्ट हुआ? इंफॉर्मेशन देते। आपने कहा टीचर, लेकिन मैं एक और जर्नलिस्ट को जानता हूं जो आपको टीचर से भी पहले से मिलते हैं, रोज मिलते हैं। जो आपकी मम्मा है ना, वो सबसे बड़ी जर्नलिस्ट है। अब वो कैसे है? आज आप घर जाओगे तो मम्मा ने बताना है, बेटा आज ये हुआ, आज हमने ये किया, आज घर पे ये आए थे, आज घर पे वो आए थे, फिर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता चली। तो हम जर्नलिस्ट भी यही करते हैं, हम भी यही बताते हैं, आज चीफ मिनिस्टर आया था, आज गवर्नर आया, आज उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। तो सबसे बड़ी जर्नलिस्ट कौन है? हमारी माता जी, जो हमारी मदर हमें इंफॉर्मेशन देती है, इसे कहते हैं जर्नलिज्म। अब इसे मैं अंग्रेजी भाषा में कहूं तो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू पर्संस, जिसके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल, एक ऐसा माध्यम होना चाहिए दोनों को समझ आ जाए। अगर अंग्रेजी है, अगर इंग्लिश है, तो दोनों को इंग्लिश आनी चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन जो है पूरी होती है। अगर हिंदी है तो दोनों को हिंदी आनी चाहिए। सपोज अगर मैं किसी स्टूडेंट से बात करूंगा जिसे हिंदी आती नहीं है, मैं यहां से हिंदी बोलता रहूं और वो आगे से केरला का रहने वाला, वो केरला की भाषा बोले, तो क्या हमारी कम्युनिकेशन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए पत्रकारिता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप सभी लोग हिंदी समझते हैं, मैं डोगरी का इस्तेमाल करूंगा, आप सभी लोग डोगरी समझते हैं, मैं पंजाबी बोलूंगा, आप पंजाबी बोलते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल तभी पूरे हो पाते हैं जब दोनों लोगों में, बोलने वाले में और सुनने वाले में, उस मीडियम के बारे में जानकारी हो। तो ये है पत्रकारिता। अब हमारे देश में जब पत्रकारिता शुरू हुई थी, मतलब भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले जो एक पत्रकार अभी तक के हुए हैं वो हुए हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अलग अलग पेपर्स लिखते थे, न्यूज़पेपर्स में लिखते थे और लोगों में ये संदेश पहुंचाते थे कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, लेकिन पीसफुल तरीके से। उन्होंने उस समय वो जर्नलिज्म किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जर्नलिज्म जो है आज सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। पहले का जर्नलिज्म और आज के जर्नलिज्म में बड़ा फर्क है। आजकल ब्रेकिंग न्यूज होती है कि भाई शाहरुख खान की कौन सी फिल्म आ रही है, आजकल जर्नलिज्म ये रह चुका है। लेकिन ये सही जर्नलिज्म नहीं है। सही जर्नलिज्म है कि क्या हमारे किसानों तक फर्टिलाइजर्स पहुंच रहे हैं, क्या हमारे किसानों तक खाद मिल रही है उन लोगों को। जो पहले दूरदर्शन आप देखते थे, एक
वहाँ पर एक चैनल चलता है दूरदर्शन, अगर आपके घर पे आता हो, उसे हम कहते हैं डीडी किसान। कृषि के बारे में बताते हैं कि आपका फार्मर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो वो एक पत्रकारिता होती थी जो आजकल चेंज हो गई है, और चेंज इसलिए भी हुई है क्योंकि आजकल जो ऑडियंस है उसका भी टेस्ट चेंज हो चुका है। क्योंकि अगर एक साइड शाहरुख खान की न्यूज चल रही हो और दूसरा किसान की न्यूज चल रही हो, तो 90% लोग शाहरुख खान की ही न्यूज देखेंगे, पठान में क्या हो गया, लेकिन 10% जो है वो किसानों की न्यूज देखेंगे, जो कि आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। और मैं जहां पर भी जाता हूं, चाहे स्टूडेंट से बात करूं, आपकी एज ग्रुप के हो या बड़े एज ग्रुप के हो, तो उनका सवाल यही रहता है कि सर आजकल ये पत्रकारिता चेंज क्यों होती जा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी ऑडियंस, कि ऑडियंस का टेस्ट क्या है। अब जिस चैनल में मैं काम करता हूं, अगर मेरी ऑडियंस है जिसे पूरा दिन एंटरटेनमेंट सुनना है, क्राइम की न्यूज देखनी है, पॉलिटिक्स की न्यूज देखनी है, अगर मैं वहां पर कुछ और दिखाऊंगा तो क्या होगा, लोग मेरा चैनल छोड़ के किसी और जगह चले जाएंगे देखने। तो हमें अपनी ऑडियंस के मतलब के टेस्ट का भी ध्यान रखना है, लेकिन उसी टेस्ट के साथ साथ हमें ऑडियंस को ये भी बताना है कि असली पत्रकारिता क्या है। तो ये कुछ जर्नलिज्म की मेजर बातें होती हैं जो मैं कई बार अपने जितने भी यंगस्टर्स होते हैं उनसे जरूर करता हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म की जो पढ़ाई है वो तो आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे कि क्या क्या जर्नलिज्म में रहता है, लेकिन जर्नलिज्म को प्रैक्टिकली हम लोग फेस करते हैं डेली कि कैसे जर्नलिज्म में कैसे हमें पत्रकारिता करनी है। तो मैं अपने कुछ वो एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहा हूँ। आज हर एक बच्चा अगर वो पढ़ाई करता है, जैसे आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी सोचेंगे कि पढ़ाई करने के बाद आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बड़े कम लोग हैं जो सोचते हैं जर्नलिस्ट बने। मैं भी नहीं सोचता था कि मैं जर्नलिस्ट बनूं। मेरी भी मर्जी थी कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, क्योंकि मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो मैंने बीकॉम की है, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, अकाउंट्स में थोड़ी बहुत रुचि थी, तो मेरी बड़ी मर्जी थी कि मैं सीए करता, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं बन पाया, लेकिन अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंटरव्यू लेता हूं, तो एक जर्नलिस्ट बन गया। इसलिए जो भी आप लोग प्रोफेशन अपना ऑप्ट करें, उसके अंदर अगर आपको लगता है कि पत्रकारिता में आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं जर्नलिज्म में, या घूमने का शौक रखते हैं कुछ लोग, तो पत्रकारिता जरूर ऑप्ट करें। बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। और आज हमारे भारत में अगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई दे रहा है तो वो मीडिया दे रहा है, क्योंकि आज मीडिया में सोशल मीडिया एक ऐसा इस समय ऐसी मतलब रेवोल्यूशन लेकर आया है कि उसने हर एक व्यक्ति को एक जर्नलिस्ट बना दिया है। सपोज आपके मोहल्ले में आपको कोई चीज ठीक नहीं लगती, तो आप उस चीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। जैसे कि आप गली टूटी हुई है, अब हम हर गली तक तो पहुंच नहीं सकते, तो कई बार नानक नगर की कोई गली टूटी है या बिश्नाह की कोई गली टूटी है, तो आप उस गली की पिक्चर लेकर, प्रधानमंत्री की एक ऐप आती है जिसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं, मुश्किलें बता सकते हैं अपने एरिया की, जिसे शायद कुछ पंचायत ऐप कहते हैं। अगर आप उसके अंदर वो फोटोग्राफ पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उस चीज को देखकर उस गली को ठीक करवाने के लिए ऑर्डर दे देता है, तो आप भी एक जर्नलिस्ट बन गए, क्योंकि आपने घर बैठे बैठे बिना कोई जर्नलिज्म की डिग्री किए एक ऐसा काम कर दिया जो एक जर्नलिस्ट नहीं कर पाया, जिसे हम कहते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट। आज के टाइम पे कई सारे लोग हैं, जैसे आप देखते होंगे कि कभी कभी कोई वीडियोस वायरल हो जाती हैं, वायरल वीडियोस। अब जो ये वीडियो वायरल होती है ये हम लोग नहीं करते हैं, ये आप लोग करते हैं। जैसे आपने कुछ भी चीज देखी और आपने उसको क्लिप को इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, तो वो चीज हो जाती है वायरल। जब वो चीज वायरल हो जाती है तो कई बार उसके ऊपर गवर्नमेंट भी हिल जाती है कि भाई ये क्या हो गया, और फिर उसके बाद उस चीज के ऊपर गवर्नमेंट को काम भी करना पड़ता है कि अगर कोई चीज खराब है तो उसे ठीक करना है। इस चीज में हर एक व्यक्ति जो है वो खुद से जर्नलिज्म कर सकता है, जर्नलिस्ट बन सकता है। और मैं आप लोगों को एक बात और आज के इस सेशन में बताना चाहूंगा, जो मैं हर बार बोलता हूँ, वो ये है कि आज के टाइम पे जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, बड़ी मुश्किल है पढ़ाई करना, कॉस्टली भी है। और हमारे माता पिता, चलो हम तो बड़े लकी हैं कि हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया, इतने अच्छे स्कूल में आप लोगों को लाया और आप भी पढ़ रहे हैं।
लेकिन हम इसके रिटर्न में अपने माता पिता को क्या दे रहे हैं, ये भी एक सवाल है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी तो आप छोटे हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब आप लोग भी 11th-12th स्टैंडर्ड तक पहुंचे या उसके बाद, तो आप अपनी पढ़ाई का खुद खर्चा निकालें। ये अपनी पढ़ाई का खुद खर्चा हम कैसे निकाल सकते हैं बिना कहीं गए हुए? वो हमें सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है। जैसे कि जब आप 11th-12th स्टैंडर्ड कर लेंगे या कर रहे होंगे, अपने टीचर्स की परमिशन लेने के बाद आप YouTube चैनल पर जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं वो वीडियोस आप पोस्ट कर सकते हैं। जब आप YouTube में कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे तो YouTube जो है आपको रेवेन्यू देगा, यानी कि पैसे देगा। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है जो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है, वो उसके ऊपर छोटे छोटे टिप्स दे सकता है बच्चों को। जैसे किसी को अंग्रेजी अच्छी आती है, ग्रामर अच्छा आता है, तो वो ग्रामर के टिप्स दे सकता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन किस तरह की जाती है। तो ये चीजें आप जब टिप्स देंगे 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस में बनाकर, बट परमिशन टीचर से लेकर, तो आपको ये चीज जो है एक रेवेन्यू जनरेट करके देगी, जिससे आप अपनी पढ़ाई का खुद खर्चा निकाल सकते हैं। मेरे पिताजी एक ऑटो ड्राइवर थे और हम इतना घर में अर्निंग नहीं थी कि मैं पढ़ाई कर पाता, लेकिन आज तक की जितनी पढ़ाई की है ये मैंने खुद पैसे कमाकर बस इसी तरह से YouTube से, Instagram से, Facebook से कमा कर ही की है। यानी कि जो मैंने अभी जर्नलिज्म की डिग्री की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, वो भी यहीं से की कि घर के ऊपर बर्डन ना रहे। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप लोग अपनी फैमिली के ऊपर कभी भी ये बर्डन ना बने कि सिर्फ उन्हीं को पैसे खर्चने हैं। जब वो आपके लिए पैसे खर्च रहे हैं तो आप उनको रिजल्ट ला के दे रहे हैं, लेकिन साथ ही में आप अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद से ही जनरेट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया हमें ये कुछ सारी चीजें प्रोवाइड करता है। आने वाले दिनों में अगर आपके स्कूल ने मुझे मौका दिया और आप लोग 11th-12th स्टैंडर्ड तक पहुंचे और मैं भी यहाँ पर जम्मू में हुआ, तो मैं आपको ये प्रोसेस भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको वीडियोस बनानी है और किस तरह से उनको YouTube पे अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद किस तरह से आपको किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। अब कई बार मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मिल जाते हैं जो मुझे जानते हैं। तो मैं रूपनगर का नाम सुना आप लोगों ने? वहां पर एक बड़ा फेमस मंदिर है, आप शंभू मंदिर, ये हैं आप लोग? वहां पर मैं आ रहा था मंदिर से, तो एक लड़का मुझे मिल गया। उसने रिसेंटली ग्रेजुएशन की थी। मुझे कहने लगा कि एक आपके साथ फोटो लेनी है। मैंने कहा ले लो। फिर कहने लगा जी भैया हमारे यहाँ पर नौकरी नहीं है, मैंने देखो पढ़ाई की है तो अभी तक जॉब नहीं लग रही है। मैंने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हो, आप अभी जॉब नहीं है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जॉब्स के लिए। तो कहने लगा आप क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैंने कहा ठीक है, आप पहले बताओ आपने क्या किया हुआ है पढ़ाई में? तो कहने लगा कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने कॉमर्स कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की है। मैंने कहा फिर उसके बाद अब आपने कहीं पे कोई फॉर्म भरा, कहीं पे कोई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, कहीं पे जो ग्रेजुएशन बेस पे होते हैं? तो कहता हमने फॉर्म भरे लेकिन नहीं लगती नौकरी है, वो है, हमारे पास पैसे बड़े कम होते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो 10-15 मिनट वो सिर्फ हर चीज को क्रिटिसाइज ही करता है। तो बाद में मैंने उसकी पूरी बातें सुनी। मेरी आदत है मैं पूरी बात सुन के बोलता हूँ। फिर मैंने उनको बोला, अर्नब गोस्वामी की तरह बीच में नहीं बोलता, पूरी बात सुन के। तो उनको मैंने बोला अब आप एक काम करो छोटा सा, मेरा फोन नंबर लिखो और ठीक मुझे 2 महीने के बाद फोन करना, लेकिन उस 2 महीने में आपने एक काम करना जो मैं आपको बताऊंगा। मैंने उनको पूछा कि आपके कॉमर्स सब्जेक्ट थे तो आप क्या सबसे अच्छा उसमें किसमें महारत हासिल की है, क्या अच्छा आता है? अंग्रेजी आती है, अकाउंट्स आता है, बिजनेस स्टडीज आती है, इकोनॉमिक्स आती है, इनकम टैक्स आता है। तो मुझे क्या लगा, मुझे अकाउंट्स आता है। बोर तो नहीं हो रहे ना? तो अकाउंट्स आता है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है अकाउंट्स आता है, तो अकाउंट्स में सबसे अच्छा क्या आता है? बैलेंस शीट के बारे में जानते हो,
कोई स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती है, कैश बुक लेजर बुक कैसे बनाई जाती है। कहने लगा कि ये चीज़ें मेरे को सब आती हैं, कैश बुक, लेजर बुक, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैश इनफ्लोज क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब आपने एक काम करना है, अपने मोबाइल पे एक यूट्यूब चैनल बनाना है और उसके ऊपर डेली का एक छोटा सा सेशन, एक वीडियो अपलोड करना है, जिसमें आप एक दिन बताओगे बच्चों को कि लेजर क्या होती है, एक दिन आप बताओगे कैश बुक क्या होती है, एक दिन आप बताओगे बैलेंस शीट क्या होती है। तो वो कहने लगा ठीक है, इससे क्या होगा। मैंने कहा आप 2 महीने के बाद मुझे फोन करना। मुझे नहीं लगा कि वो फोन करेगा या उसने ऐसा किया होगा, लेकिन 2-3 महीने के बाद फोन आया उसका। तो कहने लगा मैं अभिलाष बोल रहा हूँ, उसका नाम अभिलाष है, अब वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया हुआ है। तो कहने लगा भैया थैंक यू। मैंने कहा क्या हुआ। कहता भैया मुझे यूट्यूब से हर महीने 2000 रुपये आते हैं, सिर्फ 2000, ज़्यादा नहीं, ये महीने का 2000 रुपये आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा तो अब, कहता भैया अब मैंने इसको और एक्सपैंड करना है ताकि मैं इस 2000 को 20,000 में कन्वर्ट करूं। तो मैंने उसको 2-4 और टिप्स दिए। तो आज उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन है महीने की कम से कम 20 से 30,000 रुपए। क्रिटिसाइज एक दिन वो कर रहा था, लेकिन आज वो खुद से वीडियोस बनाकर खुद पैसा जनरेट कर रहा है। और अब ये भी कह रहा था कि अब मैं वीडियो बनाने के लिए एक लड़के की हेल्प लेता हूं और उसको भी 5,000 रुपए देता हूं। एक दिन वो नौकरी मांग रहा था और आज वो नौकरी आगे दे रहा है। ये है हमारा सोशल मीडिया, ये है हमारा जर्नलिज्म, जिससे आप आने वाले दिनों में खुद भी पढ़ाई कर सकते हो और आगे भी अपना पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकते हो। सो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव चीजें हैं हमें उनके ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर राहुल गांधी की फनी स्पीच या पठान ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया या फिर सलमान खान की फिल्म कौन सी पिट गई, इन सब चीजों को देखने या सुनने से अच्छा है हम सोशल मीडिया पर अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, कैसे एक्सेल कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप आने वाले दिनों में कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट करें, लेकिन ये चीज आपके हाथ में, कभी भी आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको भी सोशल मीडिया पे डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई का खर्चा आपका सोशल मीडिया देगा और आप एक दिन अपने मम्मी पापा को कह सकते हैं कि आप जितना खर्चा हमारे पे करते हैं उससे आधा आज से हम खुद करेंगे। तो ये मेरी एक हमेशा यंगस्टर्स के लिए, सभी युवाओं के लिए रहता है कि ये चीज उनको जरूर पता हो, ताकि वो बच्चे अपने आप को आगे अपना लाइफ में जो भी रहता है खर्चा उसको भी कर सके। अब इसी चीज में जो हमारी लड़कियां हैं, जो बच्चियां बैठी हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है। अगर वो डोगरी फूड बनाना जानती हैं तो डोगरी में खाना शाना बनाने की वीडियोस भी बना सकती हैं, लेकिन टीचर्स की परमिशन लेकर। तो ये सारी चीजें आप आने वाले दिनों में कर सकते हैं, जिससे सोशल मीडिया सिर्फ जर्नलिज्म तक नहीं रहेगा, उससे आगे भी आपको जो है रेवेन्यू जनरेट करने में भी एक बहुत बड़ा टूल साबित हो सकता है। कुछ और बातें भी करेंगे, लेकिन मुझे टीचर्स ने कहा था कि आप लोगों के पास कुछ सवाल भी है मुझे पूछने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा कुछ सवाल भी पूछ लें अगर कोई पूछना चाहता है। नाम क्या है? ओके। So, sir, it was really inspiring for me to listen to your story. And मेरे पास ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे बोला कि आप जर्नलिज्म में बहुत देर से हो, तो कभी भी आपको ऐसा कोई मूवमेंट, कोई ऐसी आपको सिचुएशन लगी कि नहीं मुझे अब ये क्विट करना है, अगर आपको कभी भी ऐसा लगा तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया, अगर आपको लगा ऐसा कभी भी? बहुत अच्छा सवाल है। हरगुन Yes. कौन सी क्लास में आप? 8th। वेरी गुड। कहाँ घर है आपका? सर गांधीनगर। मेरा भी गांधी नगर है। बैठो। आप सभी को सवाल समझ आया इन्होंने क्या पूछा है? पक्का सबको समझ आया? जो इन्होंने पूछा आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा है।
तो पहली बात तो ये है हरगुन, मैंने कभी सोचा नहीं कि जब से मैं इस फील्ड में एक्टिवली काम कर रहा हूँ कि इस फील्ड को छोड़ूं। लेकिन हाँ, ऐसा मौके बड़े आए कि जब मन किया कि यार अब छोड़ ही देता हूं। वो इसलिए क्योंकि ना, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए ना, तो उसे बड़ा कुछ सुनने को मिलता है। अब आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं इतना भी जानता हूँ कि अगर ये तस्वीर ना लगी हो तो आप में से कुछ मेरा नाम जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, लेकिन कुछ जानते होंगे। अब जो कुछ जानते हैं वो अपने घर पे जाके बताएंगे आज आशीष कोहली सर आए थे, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। ऐसे ही हम जब रोजाना काम करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आपकी बात से 100% लोग सेटिस्फाई हो सकता है 90% सेटिस्फाई ना हो और 10% सेटिस्फाई हो, और उस 10% के अंदर 5% वो हो जो मेरे हार्डकोर फॉलोअर हो। उनके लिए तो मैं सही कहूँ, गलत कहूँ, उनके लिए तो मैं सही हूँ। लेकिन 90% जो सेटिस्फाई नहीं होता, उनकी वजह से कई बार मन करता है यार कि पूरा दिन सुबह से शाम तक हम लोगों के लिए काम करते हैं और फिर उसके बाद कई बार गालियां भी सुनने को पड़ती हैं, कई बार बड़े जबरदस्त तरीके से ट्रॉल भी हो जाता हूँ। मेरी शक्ल के ऊपर कोई अजीबोगरीब शक्ल लगा के ट्रॉल कर देते हैं। कई बार मेरे नाम के साथ कुछ चीजें जोड़ दी जाती हैं। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जोड़ दिया जाता है, कभी किसी लीडर का नाम जोड़ दिया जाता है। तो कई बार ऐसा मन करता है। लेकिन जो उसके साथ आपका दूसरा सवाल है, आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं? ओवरकम करता हूं जो 90% मेरे से डिसएग्री हैं, लेकिन 10% एग्री है। जब मैं उन 10% को देखता हूं और ये सोचता हूं कि इन 90% लोगों की वजह से मैं इन 10% लोगों को नहीं छोड़ सकता, तो मैं इस चीज को ओवरकम करता हूं क्योंकि मुझे इन 10% लोगों के लिए काम करना है। क्योंकि मुझे आज भी ये पूरा पता है कि ये 10% एक दिन 90 होंगे और 90 वाले 10 रह जाएंगे। तो उसको ओवरकम करने के लिए मुझे उस एक आदमी के लिए काम करना है जो मेरे ऊपर विश्वास करता है और उससे ये लगता है कि ये हमारी बात करेगा। तो मैं एक आदमी के लिए 90 लोगों को छोड़ नहीं सकता। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, फिर मैं इस चीज को सोचता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ और सोचता हूँ बोलना तो जो बोल रहा है। थैंक यू। और कोई सवाल? जोशी लंगराल। ओके। तो जैसे आप कभी इंटरव्यू लेते हो किसी पब्लिक फिगर का, तो उस वक्त थोड़ा प्रेशर तो रहता होगा कि कोई प्रेशर तो रहती होगा कि मतलब कि पब्लिक फिगर का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो कैसे आप उस प्रेशर को कैसे संभालते हो? प्रेशर किस चीज का रहता है? जैसे प्रेशर, जैसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो फिर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, इस पब्लिक फिगर का बहुत फेमस है, तो फिर कभी ऐसा हुआ आपके साथ? मतलब कि हिचकिचाहट? हाँ, हिचकिचाहट। ओके। आज तो ऐसी हिचकिचाहट होती नहीं है। सामने प्राइम मिनिस्टर भी हो तो मैं कभी नहीं घबराऊंगा, क्योंकि एक समय था जब कई बार लगता था कि मैं सवाल करने जा रहा हूँ तो अगला आदमी पता नहीं आगे से भाग जाएगा, तो मेरी क्या उस समय हालत होगी। लेकिन आज वो टाइम नहीं रहा। अब तो इतनी देर से काम कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कई बार होता है, और उसके लिए एक अच्छे जर्नलिस्ट को अपने सब्जेक्ट के ऊपर पूरी पकड़ होनी चाहिए। सपोज इफ यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद सम पॉलिटिशियन, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में इस समय क्या चल रहा है, ताकि मेरे सवाल के ऊपर अगर उसका काउंटर सवाल आ जाए तो हाउ मैं उसे कैसे हैंडल करूँ इस चीज़ का। और अगर मैं किसी भी फील्ड में, जैसे कोई पुलिस के बारे में कोई इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, क्राइम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस समय सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो आप उस चीज़ में फिर ऑटोमेटिकली ओवरकम कर लेते हो, टैकल कर लेते हो सिचुएशन को, जब आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो। लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है। ठीक है। Pertaining to these children only, like you told them like to upload a video on YouTube, but subject specific or the content in which you are very good at. But nowadays you can see that there is a reel culture. Social influencer बहुत है, बच्चे they are getting inspired by that and they are getting the revenue also from that. Instagram पे भी हम बात करें from that factor. So how to tame them in a manner so that they should know how to differentiate between what is ethically right. Because right now वो तो कभी भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे यू आर ऑल्सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बट आप जो अपने कंटेंट पोस्ट करते हैं दे आर वेरी
रेलिवेंट। सो वो जो आजकल सिनारियो चल रहा है हमारे यूथ के माइंड में रिगार्डिंग दैट रील कल्चर एंड कंटेंट क्रिएटर, सो समहाउ दे आर डाइवर्टिंग themselves in wrong direction. So is there any way wherein we can channelize their direction towards a particular content, that even if they want to upload, they should be very keeping in mind with the ethics of that particular content. So is there any? राइट मैम, आपकी मैम ने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपकी मैम का सवाल ये है, समझ आया आप लोगों को सवाल? जो मैम का कहना है वो बेसिकली आजकल जो कल्चर चल रहा है वो कल्चर चल रहा है रील कल्चर। रील कल्चर के अंदर कुछ भी बता दिया जाता है, चाहे वो एथिकली सही है या नहीं है। सपोज आपका स्कूल है, आपके स्कूल ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। अब मैं उसी को बोल दूं कि जम्मू संस्कृत स्कूल ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियां कल से पड़ने वाली है। अब कल से पढ़ने वाली है या पढ़ने वाली है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। पढ़ने वाली का मतलब है कल भी हो सकता है, कल के बाद भी हो सकता है, हफ्ते के बाद भी हो सकता है। तो उस एजम्पशन को अगर आप न्यूज में लोगों के माइंड में इंजेक्ट कर दें तो वो कई बार नुकसान भी होती है। और आजकल जो ये रील्स का कल्चर है, इससे लोग पैसा भी काफी कमाते हैं और वीडियोस को अपलोड करके मोनेटाइज होकर रेवेन्यू भी आता है। लेकिन कई बार गलत इंफॉर्मेशन भी चले जाती है और उस गलत इंफॉर्मेशन से कई बार सोसाइटी में नुकसान भी होता है। फिर हमें उस चीज को रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो मैम, जो ये आजकल का रील कल्चर है उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो विदाउट इंफॉर्मेशन उन चीज़ों को कर देते हैं, लोगों में इंजेक्ट कर देते हैं, उनके दिमाग में डाल देते हैं, जिस वजह से हमें फिर बाद में उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है और ये नुकसानदेही भी है। इसीलिए आजकल एक और चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा उसके ऊपर आपसे बड़ा अच्छे से बात करेंगे। वो है फेक न्यूज़ कल्चर। वो कि आजकल सिर्फ फेक न्यूज़ आती है। कल एक डेट शीट आई थी 10th का, आपका तो CBSE है, J&K बोर्ड की डेट शीट आ गई, फिर 12th की भी आ गई 2 घंटे के बाद, जबकि वो दोनों फेक थी। अब बच्चों में हो गया कि भाई ये डेट शीट आ गई, बट वो डेट शीट फेक थी। तो आजकल इस चीज में भी बड़ा काम किया जा रहा है कि आपको ये कैसे पता चले कौन सी न्यूज सही है, कौन सी फेक है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। और किसी का कोई सवाल? Inspiration means who motivates you to become a journalist? जब मैं क्लास 10th में था तब से ही मीडिया चैनल में काम करना शुरू हो गया और उस समय घर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी हमारी। तो मतलब पिताजी मेरे, जैसे मैंने बताया, वो भी नहीं है। उस समय वो ऑटो चलाते थे, तो इतना पैसे नहीं होते थे हमारे पास उस समय। आजकल तो ऑटो वाले भी अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन उस समय नहीं था। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 10th क्लास में था, आज से 20-22 साल पहले ही। तब से मैं ये काम में आ गया। हमारे अंकल हैं, उन्होंने बोला कि एक जॉब निकली है तो आशीष को वहाँ पे लगा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, कौन सी जॉब है? 10th क्लास में क्या पता होता है कौन सी जॉब है, अभी आपको भी नहीं पता होगा। उस समय मैं भी आपकी तरह ही था, दाढ़ी कुछ नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो, मैंने कहा ठीक है चले जाता हूँ। तो जब चला गया तो वहाँ पे पता चला कि ये कोई मीडिया हाउस है। अब उस समय मेरे लिए मीडिया क्या था जो आपके लिए अभी कैमरा, टीवी, न्यूज़ पढ़ने वाले लोग, उस समय हमें यही पता था। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वहाँ से मैं महीने की सैलरी लेने लगा और देखने लगा कि यहाँ पर ऐसा होता है, काम ऐसा होता है, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगा कि अब इसी में ही सब अपना कैरियर है। लेकिन मैंने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी, पढ़ाई भी मैं करता रहा साथ साथ BCom की, साथ साथ PG डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में इग्नू से, और अभी 3-4 साल पहले मास्टर्स की जर्नलिज्म, क्योंकि पहले यहाँ पर जर्नलिज्म स्टडीज नहीं थी, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो एज सच तो कोई रहा नहीं, लेकिन हाँ शुरुआत मेरी एज ए कैमरामैन से हुई थी, कैमरा चलाने वाला जो कैमरा शूट करते हैं। तो काफ़ी देर कैमरा जब मैंने चलाया 10-15 साल, तो मुझे लगा कि यार कैमरा के पीछे रहूंगा तो सामने कौन देखेगा मुझे, क्योंकि कैमरे के पीछे वाले को तो कोई देखता नहीं, जो देखते हैं कैमरा के सामने वाले को देखते हैं। तो मैंने कहा अब क्यों ना आगे आ जाए। तो फिर मैंने कैमरा के पीछे से जंप किया और मैं कैमरा के आगे आ गया, और तब से ही न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी। लोगों में अपनी तरफ से छोटी छोटी न्यूज़ उन तक पहुंचानी शुरू कर दी।
और फिर आगे चलता गया। हालांकि मैं मेरे एक दो यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको काफ़ी अच्छे से फॉलो करता हूँ और उनसे सीखता भी हूँ, आज भी सीखता हूँ। उनमें मिस्टर जोरावर सिंह जी हैं जिनसे मैं कभी कभी सीखता हूँ और कभी कभी उनसे पूछ भी लेता हूँ, वो बिजी रहते हैं। ऐसा तो कोई रहा नहीं, बट ये है कि बाय डिफॉल्ट इस प्रोफेशन में आ गया था, लेकिन अब यही प्रोफेशन जो है मेरा मेन प्रोफेशन बन चुका है। Question is that, sir, what are the challenges that you faced as a journalist? चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो सबसे पहले न्यूज़ कौन करे, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोई आपसे पहले ना पहुंच जाए। उसके बाद आपकी न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्यों कोई आशीष कोहली पे विश्वास करे। इसलिए मुझे अपनी न्यूज़ को 10 से 12 बार बोलने से पहले उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है कि मेरे मुंह से निकला हुआ कोई शब्द गलत ना हो, ताकि लोगों तक गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। तो मुझे तो आज तक ये दो चैलेंज लगते हैं कि एक तो अपने आप को उस न्यूज़ तक सबसे पहले कैसे पहुंचाऊं, और दूसरा मेरे पास उस न्यूज़ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि गलत न्यूज़ ना चल जाए। कई बार हो जाती है गलती, गलत न्यूज़ चली जाती है, मेरे से भी हुई है, और उस समय मैं सोचता हूँ कि मेरे से क्या गलती हो गई कि मेरे से गलत न्यूज़ चलेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे एक जर्नलिस्ट के लिए यही है कि वो ऑथेंटिक न्यूज़ अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंचाए, ताकि कल को मैं बोल दूं कि शादी के लिए बैंक में लोन मिल रहा है और आप चले जाओ बैंक में लोन लेने और शादी के लिए लोन ना मिले तो बाहर आके सबसे पहले तो गालियाँ मुझे निकालोगे। तो इससे अच्छा है कि ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाए, ताकि जो आप न्यूज़ दो वो अपनी पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो। मेरे लिए शाहरुख खान, दीपिका, जॉन इब्राहिम ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें भी ये न्यूज़ देनी पड़ती है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, स्कूल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चीज़ों को स्कूल तक पहुंचाया जाए और स्कूल उन चीज़ों को पूरा रेक्टिफाई करे। हाँ, So, just you talked about YouTube uploading a video. If a child uploads a video for 3 to 4 months, is not getting his views, is getting depressed, is getting demotivated, then what? And one more thing to mention, you just talked about your father that he is a rickshaw driver, and you didn't even felt shy about that, and that is so nice of you. हम लोग अपनी लाइफ में हीरो किनको मानते हैं? मानते हैं। ये सिर्फ हमें आपस में बोलने के लिए नहीं मानना है, इसको लाइफ में पूरी उम्र याद के रखना है। कई लोग कहते हैं ना, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट हीरो कौन है? ये है जी फलाना सलमान खान है। ये सलमान खान ना ही आपके घर पर आके आपको पढ़ा रहा है, ना ही आपको ये सिखा रहा है कि आपको लाइफ में कैसे डिसिप्लिन करना है। ये तो आपके टीचर सिखाते हैं, ये तो आपके फादर मदर सिखाते हैं, आपका भाई सिखाता है, बड़ा भाई, बड़ी बहन। तो आपके लिए रियल लाइफ में हीरो कौन हुआ? वो हुए। तो अगर आपके पिताजी एक IAS ऑफिसर हैं या आपके पिताजी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, हमारे लिए हीरो कौन हुआ? हमारे फादर। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों एक लड़की है, उसने मेरे ख्याल से IAS किया था, और वो जब अपनी ज्वाइनिंग डाल रहे हैं तो अपने पिताजी के साथ ऑटो रिक्शा में आई थी, आई थी ना? तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, वो तो एक इतनी बड़ी IAS ऑफिसर जो ज्वाइनिंग डालने आती है और अपने पिताजी के साथ आती है। तो मीडिया वाले सारे पूछते हैं आपको शर्म नहीं आ रही है, आपने कभी शाय फील नहीं किया? उसने कहा क्यों शाय फील कर रहा है? इसी ऑटो रिक्शा की वजह से आज मैं IAS ऑफिसर बन गया, और उसी ऑटो रिक्शा की वजह से आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। वरना कितने सारे जर्नलिस्ट हैं, आपके स्कूल वालों ने उनको नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। तो मेरे लिए रियल लाइफ में तो मेरे फादर ही एक ऐसे हीरोइक पर्सनालिटी हुए ना। तो आपकी दूसरी वाली बात का ये जवाब है, और मैं कभी शर्म नहीं करता ये बोलने में, इसमें शर्म किस बात है? अगर मेरे पिताजी एक IAS ऑफिसर होते तब भी मैं गर्व से बोलता, अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर है तब भी मेरे को गर्व है, क्योंकि इस चीज़ में गर्व होना चाहिए और ये गर्व की ही बात है। और मैं आप सबसे भी कहूँगा कि कभी भी अपनी लाइफ में, चाहे आपकी फैमिली मेंबर
छोटे से छोटा काम करते हो या बड़े से बड़ा काम करते हो, इसमें कभी शाई फील नहीं करना। इसे हमेशा अपने लिए प्राउड फैक्टर समझना। और अगर आपके फैमिली में आपके फादर या कोई भी आपके मदर छोटा काम भी करते हैं तो आपको उनको एक दिन बताना है कि आपने उनके कुछ छोटे से काम से इतने बड़े आदमी बने हो। तो इसलिए मुझे कभी शाई फील नहीं होता। आपकी दूसरी बात का जवाब, और पहली बात की व्यूज कम आ जाएं तो वो थोड़ा सा उनका मोरल डाउन हो जाता है, तो वो क्या करें। पहली बात तो ये है कि आप सिर्फ कोई भी वीडियो को जब अपलोड करते हैं तो उसके व्यूज की तरफ ध्यान मत दें। अगर आप व्यूज की तरफ ध्यान देंगे तो आप अपने काम की तरफ फोकस नहीं देंगे। आप जब भी कोई वीडियो, जब भी आपको मौका मिलेगा, आप कोई भी वीडियो अपलोड करें और वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड हो। सपोज यू आर गुड इन हिंदी और गुड इन इंग्लिश और गुड इन मैथ्स, तो अगर आप कोई भी फॉर्मूला के बारे में बच्चों को समझा रहे हो कि अगर ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का या व्हाटएवर, तो आप उसको इस तरीके से समझाओ कि आज नहीं तो कल जब लोग उस चीज को समझेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को जरूर देखेंगे। एक ना एक दिन उन वीडियोस को जरूर देखा जाएगा और आपकी जो वीडियोस की मोनेटाइजेशन है वो भी जरूर होगी। बट आपको सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एक जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपको डेडिकेशन देनी। सपोज अगर मैं वीडियो हफ्ते में एक डालता हूँ तो मुझे हर हफ्ते में एक वीडियो डालनी ही डालनी है, ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो आपको छोड़कर कहीं और ना जाए। सो मोरल डाउन नहीं करना। जब व्यूज कम आएंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा अच्छे व्यूज कैसे आएंगे। और कोई सवाल? How people see journalism in IUT? इन How do people see journalism in IUT? इन our UT जर्नलिज्म को हमारी यूटी में किस तरह से देखा जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे यंगस्टर्स को भी पता चल रहा है। जब मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया था तो हमारा फर्स्ट बैच था। तो जब मैं फर्स्ट बैच में आया तो वहां पर 30 स्टूडेंट्स का बैच होता है। उन 30 में से सिर्फ मैं ही था जो ऑलरेडी इस जर्नलिज्म फील्ड में था, लेकिन जो बाकी 29 स्टूडेंट्स थे वो अलग अलग स्ट्रीम से आए थे। कोई साइंस से, कोई आर्ट्स से, कोई मेडिकल से, तो उनको पता नहीं था। अब जब हमारा ये बैच कंप्लीट हुआ, ये आपके सवाल का ही रेफरेंस है, तो उन 30 बच्चों में से, मैं तो था ही, मुझे बाहर निकालो, 29 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे ऐसे हैं जो आज एक्टिवली जर्नलिज्म कर रहे हैं, और उनमें से जो बाकी बच्चे हैं वो आज कुछ और कोर्स करने चले गए। जब वो मुझे मिले तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार अगर आपने कुछ और कोर्स ही करना था तो फिर आप 2 साल यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कहने लगे हमें पता नहीं था जर्नलिज्म क्या होता है। तो हमें देखा, हमें जर्नलिज्म है, नया सब्जेक्ट है, हम चले गए। इसीलिए आपका स्कूल इस समय एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जो आपको 8th क्लास से ही समझा रहा है कि भैया ये है जर्नलिज्म। आगे जाके इस फील्ड में जाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम बच्चों को पता चल रहा है कि जर्नलिज्म है क्या, और ये हर स्कूल में होना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा आपका स्कूल एक पहला स्कूल है जो जर्नलिज्म के ऊपर आप लोगों को 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करवा रहा है। अब मुझे नहीं पता हफ्ते में कितनी क्लासेस होती हैं, लेकिन क्लासेस होती हैं। तो ये चीज अगर आपको बचपन से ही पता हो, जैसे हमें पता चलता है भाई नॉन मेडिकल लिया है इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल लिया है तो जी डॉक्टर बनना है, कॉमर्स लिया है तो कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, सीए बन जाएंगे या अकाउंट्स में कुछ करेंगे। लेकिन जर्नलिज्म करने के लिए हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना है, आज तक बच्चों को यही नहीं पता। इसीलिए थोड़ा थोड़ा उनको जब क्लासेस में, स्कूल्स में पता चलना शुरू होगा, तभी वो एक जर्नलिज्म के प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। और आज हमारे JNK में लोग कर रहे हैं। इसलिए आप जैसे बच्चों में से भी हो सकता है कल इस 50 बच्चों की क्लास में से 3 जर्नलिस्ट निकल जाएं, और जब मैं भी उनको देखूं, बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये 3 बच्चों ने मुझे सवाल किया था और आज ये खुद जर्नलिस्ट है। तो हमारी यूटी में अब लोग थोड़ा थोड़ा जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी उतना हिसाब से नहीं है, क्योंकि अभी इस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं, बुक्स अवेलेबल नहीं है, मार्केट में बुक्स नहीं मिलती जर्नलिज्म की।
हाँ PDF मिल जाते हैं या फिर ई-बुक्स मिल जाते हैं, बट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में कुछ बुक्स लाई जाएँ यहाँ पर, ताकि बच्चों को पता चले। और मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा, जो आपका स्कूल भी आपको कहता होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना। सोशल मीडिया में फेसबुक पे मत जाओ, यूट्यूब में मत जाओ, लेकिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। एक तो उससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, प्लस आपको पता चलेगा कि लिखते किस तरह से है, ताकि आने वाले टाइम में आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करो, किसी और इवेंट में जाओ, क्विज में जाओ, तो आपको एक ऑटोमेटिकली आपका एक माइंड वैसा डेवलप हो जाएगा। तो अखबार जरूर पढ़ो। मैं नहीं कहता कि आप सीधे ही द हिंदू पढ़ना शुरू हो जाओ, पहले डेली एक्सेलसियर पढ़ो, फिर हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होगी, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। फिर जब आपको लगे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया को समझ पा रहे हो, तो देन गो फॉर द हिंदू, वो थोड़ा सा और टफ है, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी चढ़ते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगा। और अखबार जरूर पढ़ो, न्यूज़पेपर, ठीक है। और कोई सवाल? So my question is that if you want to opt as a journalist, so what are the ethics that we should follow to become a journalist? Okay, very good. कुछ एथिक्स तो मैंने आपको बताए। एक तो आपकी न्यूज़ सही होनी चाहिए, जल्दबाजी में गलत न्यूज़ नहीं देनी है। कोई ब्लास्ट हो जाए तो जो जख्मी है उसको ये नहीं पूछना कि ब्लास्ट कैसे हुआ, उसको फटाफट, एक जर्नलिस्ट का काम है कि उसे उठाकर एम्बुलेंस तक भी पहुंचाए। हर चीज़ अपनी न्यूज़ नहीं है, ये भी एक एथिक्स है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा एथिक्स जो हमें जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट है, उसे हम कहते हैं पीस जर्नलिज्म। पीस जर्नलिज्म ये कहता है कि जब कहीं पर आग लगी हो, आग का मतलब ये नहीं है कि आग ही लगी हो, कहीं पर हीटेड आर्गुमेंट्स हो रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा बहुत ज्यादा, तो हमें वहां जाकर उस आग को और भड़काना नहीं है, यानी कि उस आग में पेट्रोल नहीं डालना है। अब मैं पेट्रोल लेकर घूमता नहीं, अब मैं पेट्रोल कैसे डालूंगा? अगर दो लोग भड़के हुए हैं तो मुझे उनके साथ उनका साथ नहीं देना है, उनको रोकना है, यानी कि पेट्रोल नहीं डालना है, उस आग को और नहीं भड़काना है। तो सबसे बड़ा एथिक्स जर्नलिज्म का जो आजकल लोग भूल गए हैं वो ये है कि हमें किसी भी जगह में वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो उस जगह पर जाके उस सिचुएशन को थोड़ा सा शांत करना है, ना कि उसको और भड़काना है, जो आजकल मिसिंग है। आजकल होता क्या है, जहां पर देखते हैं कि एक जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो कुछ लोग वहां पर जाकर ये बोलते हैं कि आप ऐसे नारे लगाओ, ऐसे स्लोगन्स लगाओ। उससे क्या होता है, हम उस चीज को और प्रोपोगेट कर रहे हैं, जो हमारा काम नहीं है। तो एक जर्नलिस्ट का काम होता है उस सिचुएशन को टैकल करना, उस सिचुएशन पे पानी डालना। आग में पानी डालेंगे तो आग बंद हो जाएगी ना, आग में अगर पेट्रोल डालेंगे तो आग और बढ़ेगी। तो एक एथिक्स ये भी है जो आजकल बहुत मिसिंग है। तो ये कुछ एथिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना। एक तो सही न्यूज़ देनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में न्यूज़ गलत हो जाती है, और अपने जो सोर्सेज हैं हमें उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए जो हमें खबर देंगे। सपोज आप मुझे न्यूज़ दे रहे हो कि भाई गांधीनगर में ये हो गया है, अब क्या पता ये मुझे झूठ ना बोल रहे हो, तो मुझे क्रॉस चेक करना है गांधीनगर में, अच्छा ये भी रहते हैं, इनसे भी चेक कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ। तो मेरे पास जब कोई न्यूज़ आती है जो अननोन सोर्स से आती है तो मैं पहले उसको कंफर्म करता हूँ, उसके बाद ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया बिश्नाह में ये हो गया तो आप चला दो न्यूज़। उससे पहले एक और व्यक्ति या 2-3 लोगों से और पूछता हूँ, क्रॉस चेक करने के बाद ही हम उस न्यूज़ को लोगों तक लेकर आते हैं, ऑडियंस तक। ये भी एक एथिक्स है हमारी न्यूज़ का, जर्नलिज्म, ठीक है। और And you are best known for your straightforwardness and you don't shy away from putting forward the truth on camera. So have you ever received any threats? Yes. जर्नलिस्ट के लिए रोजाना थ्रेट होती है। जैसे आपने कहा कि ये सही है कि मैं ओपनली बोल देता हूँ, और कई बार जो टेररिज्म से रिलेटेड न्यूज़ होती है उसमें मैं बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा बोलता हूँ, जिससे मुझे घर से भी बड़ी डांट पड़ती है, मम्मी से भी पड़ती है डांट, अब तो वाइफ से भी पड़ती है। तो उस वजह से कई बार थ्रेट्स भी आती हैं और उन थ्रेट्स को फेस भी करना पड़ता है। लेकिन ये एक जर्नलिज्म की
आप कह लो कि एक जर्नलिस्ट के लिए ना एक अच्छी बात भी है थ्रेट आना। दैट मीन्स कि अगर आपको कहीं से थ्रेट आ रही है तो वो आपको सुन रहे हैं और सुन के उन पर हमारी बात कितनी स्ट्राइक कर रही है कि उनको थ्रेट देनी पड़ रही है। लेकिन ये है कि जैसे एक सोल्जर अपनी ड्यूटी देता है बॉर्डर के ऊपर, हमें भी अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। जब कोई एनकाउंटर होता है तो हम भी वहां पर पुलिस के साथ खड़े होते हैं, दिन रात खड़े होते हैं। तो थ्रेट तो रहती है, बट अभी इन थ्रेट्स के साथ चलना पड़ता है आगे। और कुछ what are the steps and how can we make our journalism more visible? Like हम कौन से स्टेप कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा ये जो जर्नलिज्म प्रोफाइल और इसमें बच्चे और शामिल होना चाहिए। आपका स्कूल ने एक इंटरेक्टिव सेशन किया, मुझे बुला लिया या और जर्नलिस्टों को बुला लिया, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुला लिया, ब्लॉगर्स को बुला लिया। उससे ये है कि जैसे आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि भाई ये जर्नलिज्म क्या है। अब ये भी आप ही का स्कूल है, वरना कई सारे स्कूल हैं उनको पता ही नहीं है। उनके लिए तो जर्नलिस्ट ठीक है, आशीष कोहली जर्नलिस्ट है, लेकिन जर्नलिस्ट की लाइफ क्या है, जर्नलिस्ट को किन किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, जर्नलिज्म के एथिक्स क्या क्या है, ये उनको नहीं पता चलता। तो मुझे लगता है कि इसे और विजिबल करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में ऐसे सेशन होने चाहिए जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो पब्लिक है, जो ऑडियंस होते हैं, उन सबको पता चले कि एक जर्नलिज्म भी एक ऐसा कुछ कोर्स है, कुछ चीज़ होती है जिससे हम लोग अपनी लाइफ में एक प्रोफेशन बना सकते हैं। तो इससे आप जर्नलिज्म को विजिबल कर सकते हो और मुझे लगता है कि अब विजिबल हो भी रहा है, क्योंकि आज अगर किसी एक्टर के साथ लोग फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं तो आज जर्नलिस्ट के साथ भी खिंचवाते हैं। उनको ये लगता है कि जर्नलिस्ट भी एक पब्लिक फिगर है। तो पहले जर्नलिस्ट जो है पब्लिक फिगर्स में नहीं आता था, लेकिन आज आता है और आज लोग आपके फेस से आपको पहचानते हैं, जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जैसे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उससे जर्नलिज्म और विजिबल हो रहा है। और आने वाले टाइम में मैं कुछ और काम भी कर रहा हूँ आप सभी के लिए, जिसके अंदर मैं अभी काम शुरू किया है, बुक लिख रहा हूँ, जिसमें मैं इस पे जरूर फोकस करूंगा कि हमारी जो जनरेशन है, आज की जनरेशन, उनको जर्नलिज्म क्यों ऑप्ट करनी चाहिए। तो वो शायद थोड़ा सा भी काम बाकी है, जब वो होगा तो मैं आपके स्कूल में जरूर दूंगा, आपकी लाइब्रेरी में उस बुक को रखेंगे ताकि आपको पता चले कि जर्नलिज्म भी एक प्रोफेशन होता है और एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको सैलरी कम देता है लेकिन फेम काफी देता है और लोगों में आपकी पहचान भी बनाता है। तो हमारे बच्चे भी आपको मतलब साथ दें, कुछ लाइफ समझ में आए कि कैसे होता है, क्या होता है। कभी ये अनाउंस है, मतलब आपका जर्नलिज्म ये कहता है कि बच्चे भी आपके साथ अगर वॉलंटियर बन के जाएं तो ये लाइव देखने का इनको मौका मिले कि आप किस तरह से उसको कैच करते हो किसी न्यूज को। जरूर हम ऐसा कर सकते हैं, बट उसमें यह है कि कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ है जैसे कोई पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करना, तो हम वहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ जब मैं सॉफ्ट स्टोरीज बनाता हूँ, सपोज हम जम्मू की ब्यूटी दिखाते हैं, जम्मू के हेरिटेज को दिखाते हैं, जम्मू के कल्चर को दिखाते हैं, ट्रेडिशंस को दिखाते हैं, तो हम वहाँ पर स्टूडेंट्स को जरूर अपने साथ लेकर जा सकते हैं और उनको ये बता भी सकते हैं कि आप एक न्यूज़ को कैसे, पूरा स्टोरी कैसे डेवलप होती है, कैसे उसकी हेडलाइन बनती है, कैसे उसके कैप्शंस बनते हैं, कैसे उसमें लोगों के जो है इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ये हम समझा सकते हैं उनको। माइक कैसे ऑपरेट करते हैं, माइक को पकड़ने का तरीका क्या है, कैमरा का एंगल क्या रहता है, और जब आपने इंटरव्यू करना तो आपको आपका जो भी गेस्ट है उसको किस साइड खड़ा करना है, किस साइड उसको बिठाना है, लोकेशंस क्या लेनी होती है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। मतलब बेसिक्स जो है बच्चों की वो क्लियर हो जाएगी, वो क्लियर हो सकते हैं, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं हाँ कर सकते हैं, हम उसमें ऐसा कर सकते हैं।